मेरा नाम मधु है। घर में मम्मी पापा और मैं रहते थे। एक दिन अचानक फ़ोन आया कि बुआ के लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। सो मम्मी पापा तुरंत चल दिए। मैं एग्ज़ाम आने वाले थे, इसलिए मैं नहीं गई। घर पर मैं अकेली ही थी। उसी दिन मौसम भी अलग रंग में था। रुक रुक कर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, परंतु मैं अपने को दिलासा दे रही थी, बस एक रात की ही तो बात है, मैं रह लूँगी। रात के 11 बजे थे। अभी मुझे और पढ़ना था। सोचा चलो एक चाय पी ली जाए, फिर पढ़ाई करूँगी। मैं किचन की तरफ बढ़ी ही थी, तभी ज़ोरदार ब्रेक लगने की आवाज़ आई और फिर एक चीख की। पहले तो मैं थोड़ा घबराई, फिर मैंने मेन गेट खोला तो सामने एक युवक घायल पड़ा था, खून से लथपथ और अचेत। मैंने इधर उधर देखा कि शायद कोई दिखाई दे, परंतु वहाँ कोई नहीं था। उसकी मदद करता। अगर मैं अंदर आ गई तो वह युवक मर भी सकता है। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उसे उठाने का निश्चय ही किया था। तभी सामने के घर से विनोद निकला। अरे विनोद, देखो तो किसी ने टक्कर मार दी है, बहुत खून बह रहा है, जरा मदद करो, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। और मधु दीदी, एक्सीडेंट का केस है, मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, आप भी अंदर जाओ, विनोद ने कहा। अरे कम से कम इसे उठाओ तो मैं फर्स्ट एड दे देती हूँ। और जरा देखो कोई मोबाइल वगैरह पड़ा है क्या आसपास। विनोद ने इधर उधर देखा तो कुछ दूर एक मोबाइल पड़ा था। उसने उठाकर मुझको दे दिया और फिर हम दोनों ने सहारा देकर युवक को ड्राइंग रूम में सोफे पर लेटा दिया। उसके बाद विनोद चला गया। मैंने उसकी पट्टी कर दी। फिर मैंने देखा कि वह कांप रहा था, तो मैं अपने पापा के कपड़े ले आई और बोली कि आप कपड़े बदल लीजिए, परंतु वह तो बेहोश था। फिर थोड़ा हिचकते हुए मैंने उसके कपड़े बदल डाले। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके कपड़े नहीं बदलती तो चोट के साथ उसे बुखार भी आ सकता था। ओहो राखी, थोड़ा कहराते हुए वह अजनबी युवक बुदबुदाया। अचानक बेहोशी की हालत में उसे अजनबी युवक ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। एक पल को मैं घबरा गई, फिर बोली, अरे हाथ तो छोड़िए। मगर वह तो बेहोश था। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अब मैं घबराने लगी थी, अगर इसे कुछ हो गया तो क्या होगा। मैं ही पागल थी जो इसे घर में ले आई। विनोद ने मना भी किया था, मगर मैं ही नहीं मानी, पर ना लाती तो यह मर जाता। मैंने तो सोचा कि पट्टी करके घर भेज दूंगी, पर अब क्या करूं। तभी अचानक जोर से बिजली कड़की और उसने बेहोशी में ही मेरा हाथ जोर से खींचा और मैं उसके ऊपर गिर पड़ी। और फिर अंधेरा छा गया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और फिर हम दोनों के बीच वो हुआ जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। सुबह होने को थी। उसकी हालत बिगड़ती बिगड़ती जा रही थी। मैंने एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल ले गई। उपचार मिलने के बाद युवक को होश आया तो डॉक्टर ने उसे मेरे बारे में बताया कि मैं ही उसे यहाँ लाई थी। तब वह बहुत युवक बोला, धन्यवाद देना तो आपके लिए बहुत छोटी बात होगी मधु जी, समझ नहीं पा रहा कि मैं आपको क्या दूं। कुछ नहीं, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए, मैंने कहा। वह बोला, मेरा नाम आदित्य है और मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। कल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं मैकेनिक की तलाश में अपनी गाड़ी से बाहर आया था, तभी एक कार मुझे टक्कर मारकर चली गई। फिर उसके बाद मेरी आंखें यहाँ खुली। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना रीता मेरा इंतजार करती ही रह जाती। आदित्य जी, क्या आपको रात की बात बिल्कुल याद नहीं है, मैंने पूछा। क्या मतलब, कौन सी बात। आदित्य बोला, नहीं, मेरा मतलब वह कौन था जिसने आपको टक्कर मारी थी। मैं जानबूझकर असलियत छिपा गई। नहीं मधु जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, दिमाग पर जोर डालते हुए आदित्य बोला। हाँ, अगर आपको तकलीफ ना हो तो कृपया मेरी वाइफ को फ़ोन कर दीजिए, वह परेशान होगी। अब मुझको अपने चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगा। उफ, यह इमोशनल होकर मैंने क्या कर डाला। और आदित्य, वह तो निर्दोष था और अनजान भी। जो कुछ भी हुआ वह एक झटके में हुआ और बेहोशी में हुआ। आदित्य की हालत देखकर मैं उसे कुछ ना कह पाई, पर अब जैसे तैसे मन अपने को संभाल कर आदित्य के घर फ़ोन किया और उसकी पत्नी के आने पर उसे सब कुछ समझाकर अपने घर लौट आई। जब मैं लौट कर आई तो देखा कि मम्मी पापा दरवाजे पर खड़े हैं। अरे मधु, कहाँ चली गई थी सुबह सुबह, और यह तेरा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रात सोई ना हो। पापा चिंतित स्वर में सब बोले, ठीक कह रहे हैं अंकल जी, आजकल मैडम ने समाज सेवा का ठेका ले रखा है, विनोद ने कहा। चलो, मैंने तो
ले लिया, पर तुम तो लड़के होकर भी नजरें छिपाकर किसी को मरने से बचाना गलत है क्या पापा? उसके बाद विनोद और मैंने मिलकर पूरी बात बताई और ढूंढा तो वही पास में आदित्य की गाड़ी भी खड़ी मिल गई। बाद में मैंने आदित्य के घर वालों को फ़ोन करके बता दिया कि उसके घर वाले आकर ले गए। बेटा यह तो ठीक किया, परंतु आगे से हमारी गैर मौजूदगी में फिर ऐसा नहीं करना। यह तो ठीक है कि वह एक अच्छा इंसान है, परंतु अगर कोई अपराधी होता तो क्या होता? पापा बोले, अरे अब छोड़िए, बिना अंत भला तो सब भला। वैसे भी वह पूरी रात की जगी हुई है। मम्मी बोली, चल बेटी चाय पीकर थोड़ा आराम कर ले। मैं अंदर चली गई। साथ में एक तूफान भी। मैं उस रात अकेली थी मगर पूरी थी, और अब जब जब साथ है और मैं घर में घुस रही हूँ तो मुझे यह क्यों लग रहा है कि मैं अधूरी हूँ, और यह कमी कभी पूरी होने वाली नहीं थी, क्योंकि जिसने मुझे अधूरा किया था वह तो एक अनजान इंसान था, और इस बात से भी अनजान कि उसे क्या हो गया था। धीरे धीरे एक महीना बीत गया। उस दिन मुझे लड़के वाले देखने आए थे। मम्मी पापा उन लोगों से बातें कर रहे थे। चाय नाश्ता चल रहा था। लड़का डॉक्टर था, परिवार भी सुलझा हुआ था। राहुल बेटा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ तो ले लो। मेरे पापा बोले, बहुत खा लिया अंकल। राहुल ने जवाब दिया, भाई साहब अब तो मधु को बुलवा लीजिए, राहुल कब से इंतजार कर रहा था। थोड़ा मुस्कुराकर राहुल की मम्मी बोली, नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल थोड़ा झेपता सा बोला, अरे मधु की माँ, अब तो सोच सचमुच बहुत देर हो गई है, अब तो मधु को ले आओ। मम्मी अंदर आकर बोली, मधु अब कितनी देर कर रहोगी, सब इंतजार कर रहे हैं। बस हो गया मम्मी, चलिए, मैं बोली, और फिर मैं और मेरी मम्मी ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ने लगी। अचानक मुझे लगा कि सब कुछ गोलमोल घूम रहा है। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। हर तरफ सन्नाटा सा छा गया। क्या हुआ मम्मी पापा? सब लोग मेरी तरफ बढ़े तो राहुल बोला कि ठहरिए अंकल, मैं देखता हूँ। मगर उसने जैसे ही मेरी नब्ज देखी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। हर कोई जानता था कि क्या हुआ। राहुल ने मुझे उठाकर पलंग पर लिटाया और फिर मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो मुझे थोड़ा होश आया। मैंने उठने की कोशिश की तो वह बोला, लेटी रहो। मुझे क्या हो गया अचानक पता नहीं। मैंने कहा, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी देर आराम करो। कह राहुल ने एक इंजेक्शन लगा दिया। अब सबकी बेचैनी होने लगी, खासतौर पर मेरे पापा को। वे बोले, राहुल बेटा बताओ ना, कुछ हुआ? मधु को, कुछ खास नहीं अंकल, थोड़ी कमजोरी है और नए रिश्ते को लेकर टेंशन तो हो ही जाती है। अब सब कुछ ठीक है। क्या मैं मधु से अकेले में बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, मेरे पिता बोले। मैं कुछ असमंजस में थी, सोच रही थी क्या हुआ, तभी कमरे में राहुल ने प्रवेश किया। उसे देखकर मैं कुछ सुकचा कर बोली, पता नहीं क्या हुआ राहुल जी, बस कमरे में आई और सब कुछ घूमने लगा और मैं बेहोश हो गई। क्या तुम्हें सचमुच कुछ नहीं मालूम मधु? राहुल मुझे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता होगा कि मुझे क्या हुआ है। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? राहुल ने कहा, हाँ राहुल जी ने तो मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ और ना ही आप मुझे, फिर भी मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। तो सुनो, तुम प्रेग्नेंट हो। राहुल ने कहा। मेरे सिर पर जैसे आसमान गिर गया हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उस दिन की एक छोटी सी घटना इतने बड़े रूप में मेरे सामने आएगी। मैं आंसू भरी आंखों से राहुल को देखती रह गई और मैं सारा घटना क्रम, आदित्य के एक्सीडेंट, वह बरसात की रात, आदित्य का समागम, सब मेरी आंखों के सामने तैर गया। कहाँ कैसे हुआ तुम मुझे बता सकती हो? बेशक हमारी शादी नहीं हुई है, पर तुम्हें धोखा नहीं दूंगा उस धोखेबाज की तरह जो तुम्हारा मंझधार में छोड़कर चला गया है। नहीं, वह धोखेबाज नहीं था राहुल जी, मैंने थरथराते हुए कहा। फिर ये क्या हुआ, जरा बताओगी मुझे? राहुल ने कुछ व्यंग से कहा। मैंने राहुल को पूरी बात बताई। फिर बोली, मैं तो इस एक हादसे समझकर भूल गई थी, पर यह इस रूप में मेरे सामने आएगा सोचा भी नहीं था। अब क्या होगा राहुल जी? कुछ नहीं होगा, जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। सामान्य होकर बाहर आ जाओ। राहुल बाहर आया है तो सब इंतजार कर रहे थे, खास तौर पर मेरे पापा। हाँ राहुल जी, कहिए क्या फैसला है? आपका मुझे लड़की पसंद है पापा जी, राहुल मुस्कुराते हुए बोले। मैं मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? राहुल के पापा हंसते हुए बोले, पापा जी एक बात कहनी थी। राहुल ने सुकचाते हुए कहा। मेरे पापा कुछ घबराते हुए बोले, पापा जी आप डर क्यों रहे हैं? बस इतना कहना है कि जितनी भी रस्में हैं शादी सहित सब 1 महीने में ही कर दीजिए। पर 1 महीने में हम पूरी तैयारी कैसे करेंगे बेटा?
कुछ और समय दो। बात यह है पापा जी, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, तो मैं सोच कर रहा इस बीच में शादी ही निपटा ली जाए, ताकि मधु भी मेरे साथ चले। ठीक कह रहा है राहुल, वैसे ही करते हैं। क्यों राहुल की माँ? राहुल के पापा बोले, जैसे आप लोग ठीक समझे। अनमने से भाव से राहुल की मम्मी बोली। इस तरह चट मंगनी पट ब्याह करके मैं और राहुल हनीमून पर जा रहे थे। मैं बहुत भावुक थी। मैंने राहुल से कहा, आपने जो सिर्फ मेरी इज्जत बचाई, बल्कि मेरे पूरे परिवार की भी इज्जत बचाकर मुझे उनकी नज़रों से गिरने से बचा लिया। मैं आपका यह कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगी। मधु, अब अपने मन पर कोई बोझ मत रखो। जो हुआ उसमें ना तो तुम्हारा कोई दोस्त था, और ना ही उस अनजाने का, और ना ही इस छोटी सी जान का, जो इस दुनिया में अभी आई भी नहीं है। अब यह जो भी आएगा या आएगी वह मेरा ही अंश होगा। बस यह मानना। राहुल की बातें सुनकर मैं उसके गले लग गई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।